20। ओके, अच्छा जी, अब आ जाएं आप हजरात, तशरीफ़ ले आएं पेज 69। पेज 69 के ऊपर हमने ये पढ़ा था कि शेयर्स खरीदने पे टैक्स माफ़ होगा, डाले थे, और इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराने पे टैक्स माफ़ होगा। सेक्शन 62 में हमने ये पढ़ा था, साइड पे जाकर नाम से ढूंढ लो। सेक्शन 62 में हमने ये पढ़ा था कि शेयर्स खरीदने पे टैक्स माफ़ होगा, और सुकूक्स खरीदने पे, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड नाम से कोई यूनिट्स हैं वो खरीदने पे, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करवाने पे टैक्स माफ़ होगा। सेक्शन 62A में हमने पढ़ा था हेल्थ इंश्योरेंस जमा करवाने पर टैक्स माफ़ होगा, और इन सब में फॉर्मूला वही था, A/B इंटू C। ओके, अब आ जाएं आप पेज नंबर 70 पे, सेक्शन 63। अच्छा जी, सेक्शन 63 इज ऑलमोस्ट सेम लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। ये इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह ही है। एक साहब जो नेस्ले में जॉब कर रहे हैं, उनको पता है कि जिस वक्त मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलनी, तो उनको अपनी पेंशन की फिक्र होती है, क्योंकि पेंशन आमतौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है। तो वो अपनी पेंशन की टेंशन में हुकूमत के पास जाते हैं और हुकूमत से कहते हैं मुझे इस बात की टेंशन है कि मुझे पेंशन नहीं मिलनी। तो हुकूमत ने कहा आप हमारे चाचे के पुत्र नहीं हो, हम भी आपको पेंशन नहीं देंगे, हमसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देते हैं। तो हुकूमत ने कहा आप ऐसा करो, आप थोड़े थोड़े पैसे जमा कराने लग जाओ, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में पैसे जमा होते थे। तो आप हुकूमत को 1 लाख रुपया जमा करवा देंगे, फिर अगले साल 1 लाख रुपया जमा करवा देंगे, चलते 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 जब आप पहुंचेंगे 60 साल की उम्र में तो 61 ईयर्स से ऑनवर्ड्स अब आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। मिलने, पहले आप पैसे क्या करवा रहे थे, जमा करवा रहे थे, और अब आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपके अपने ही जमा कराए गए पैसे आपको वापस मिलने शुरू हो जाएंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वगैरह। तो इस अरेंजमेंट को पेंशन का अरेंजमेंट कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस भी यही थी कि आप हर साल लाख 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 रुपए जमा कराए थे, जब आपकी डेथ हुई तो आपके बुरसा को पैसे मिलना शुरू हो गए। इधर आपकी डेथ नहीं हुई, आप जिंदा हैं और आपको पैसे मिलना शुरू हो गए। सो दिस सेक्शन इज जस्ट लाइक लाइफ इंश्योरेंस। पढ़ें। एन एलिजिबल पर्सन, एलिजिबल पर्सन कौन है जी? एलिजिबल पर्सन मीन एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी हु होल्ड्स अ वैलिड नेशनल टैक्स नंबर। नेशनल टैक्स नंबर किनके पास होता है? जो टैक्स जमा करवाते हैं। या हु होल्ड्स कंप्यूटराइज्ड एनआईसी, कंप्यूटराइज्ड एनआईसी आपके पास होगा, या एनआईसी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, या अगर आप बाहर आते जाते रहते हैं तो एनआईसी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज इशूड बाय नादराबाजी, जो कि नादराबाजी आपको इशू करेंगे। तो नादरा तो गए होंगे ना आप लोग, 18 साल से ऊपर के सारे बैठे हैं या कोई नीचे का भी बैठा है? कोई अंडर एज तो नहीं इधर? अच्छा, तो ये एलिजिबल पर्सन है। एलिजिबल पर्सन को टैक्स माफ होगा। एलिजिबल पर्सन कौन है? जिसके पास एनटीएन नंबर हो या एनआईसी नंबर हो। इस अरेंजमेंट का नाम है पेंशन फंड। फंड का लफ्ज जब भी आ जाए तो अपने जहन में ले आया करें एक बास्केट सी चीज है कोई, यानी एक बास्केट है जिसमें आप हर साल लाख 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 रुपए जमा करवाएंगे, और वो जो बास्केट ऊपर तक भर जाएगी और उबलने लगेगी पैसों से, तो फिर वो पैसे आपको 60 साल के बाद वापस मिलने शुरू हो जाएंगे। अप्रूव्ड पेंशन फंड मींस पेंशन फंड यानी पेंशन बास्केट अप्रूव्ड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर फला कानून। इस लॉ का नाम पड़ गया हुआ है वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम रूल्स। वॉलेंट्री क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्जी से अपनी पेंशन जमा करवा रहे हैं, किसी ने नहीं आपको कहा, और ये रूल्स आए थे 2005 में। अब बेनिफिट क्या है वो सुन लें। अ पर्सन अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी
और इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसको इजाजत है टैक्स क्रेडिट की फॉर अ प्रीमियम पेड इन अप्रूव पेंशन फंड। प्रीमियम जब भी आ जाए ना तो प्रीमियम को आप समझा करें एनुअल कंट्रीब्यूशन, यानी आप सालाना पैसे जमा करवा रहे हैं, एनुअल कंट्रीब्यूशन। तो एलिजिबल पर्सन अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस शेल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट फॉर सालाना कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव पेंशन फंड अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005। ओके, क्या चीज? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ओके, इधर सी इज लोअर ऑफ, आपको मैंने बताया था, प्रीमियम पेड बाय द पर्सन और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। अच्छा यार ये बाद में कर लेना, अभी क्लास के दौरान ना करो। अच्छा मोहतरम, इसके बाद जो है वो हाउएवर से आगे वाली बात अभी मैं न्यूमेरिकल के जरिए आपको समझाऊंगा। अदर कंसिडरेशंस, ये स्कीम कब आई थी? 2005 में। इससे पहले एक स्कीम थी 1998 की और उसके बाद एक स्कीम थी 2002 की। तो ये जो 1998 और 2002 की जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया, ये ओल्ड स्कीम थी या न्यू? और न्यू स्कीम कब आई? 2005 में। जब लोगों को पता चला कि नई स्कीम आ गई है तो लोगों ने इससे पैसा निकलवा के इसमें जमा करवा दिया और इससे पैसा निकलवा के इसमें जमा करवा दिया। हुकूमत ने कहा आपको टैक्स माफ नहीं होगा। मैं तो चाह रहा था आप घरों से अपनी सेविंग लाके जमा करवाते हैं, आपने तो पुरानी स्कीमों से नई स्कीम में पैसा जमा करवा दिया, तो आपको हम टैक्स माफ। तो 2005 की नई स्कीम में जो पैसा है वो आपने घर से लाना है या हुकूमत की पुरानी स्कीमों से निकलवा के इधर डालना है? अगर पुरानी स्कीमों से निकलवा के डालेंगे तो टैक्स माफ। तो ऐसी सूरत में जो मैंने आपके सामने बनाई है, टैक्स क्रेडिट माफ नहीं होगा। मुझे पढ़ लेने में फिर नोट कीजिएगा जी। क्या चीज? वो तो तू प्लानिंग बता रहे ना। अच्छा जी, द ट्रांसफर, वो ने पकड़ ली तो फिर द ट्रांसफर बाय द मेंबर्स, क्लास के बाद मिलना, द ट्रांसफर बाय द मेंबर्स ऑफ ओल्ड स्कीम, ट्रांसफर बाय मेंबर्स ऑफ ओल्ड स्कीम ऑफ देयर ओल्ड बैलेंस टू द न्यू इंडिविजुअल पेंशन shall not qualify for tax credit। साथ वाले को ऐसे देखे कहीं, shall not qualify for tax credit। इसी तरह दोस्ती बनती है, बोले shall not qualify for tax credit। तो अगर आप पुरानी स्कीम से नई स्कीम में पैसे जमा करवा दें फिर आपको टैक्स माफ नहीं होगा। ओके, अब मोहतरम आ जाए, ये जो बात हमारी रह गई थी। अच्छा, जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि आपने एक्चुअल प्रीमियम लेना है और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल प्रीमियम लेना है और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। सी इज लोअर ऑफ बोले क्या होगा? एक्चुअल जो आपने प्रीमियम पे किया है और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन फॉर रेलेवेंट ईयर। ये जनरल रूल है। लेकिन ये रूल ना थोड़ा सा चेंज होगा। एग्जाम्पल 6 में आए जरा नहीं पूरे ही आ जाए आज। आज तो आपको ज्यादा होमवर्क मिलना चाहिए ना, आज तो ताकरात नहीं है, कल तो ताकरात थी। अच्छा, फिजिकल वालों से कह रहा हूं, ऑनलाइन वाले के हाँ जी। अच्छा भाईजान, अगली बात मैं ये कह रहा था कि अच्छा फिर पहले खड़े हो जाए, बता कल कितनी देर जागे और क्या करता रहे। अच्छा मुझे ये पता नहीं, अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह सारे। अच्छा मुझे ये बताएं कि सी एस लोअर ऑफ क्या क्या है? प्रीमियम जो आपने पे किया या
20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर। ठीक है जी, ये कौन सा मार्कर है जी? रेड। प्रीमियम और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर। एक ऑफर आई थी जो थी टिल 30 जून 19, और अब वो ऑफर खत्म हो गई भी है, लेकिन हम फिर भी इसको पढ़ रहे हैं। एक ऑफर आई थी टिल 30 जून 19, और ये ऑफर सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनकी एज थी अबव 40, जिनकी उम्र थी 40 साल से ज्यादा। उनके लिए ऑफर क्या थी? उनके लिए ऑफर यह थी कि अगर आपकी उम्र 41 साल है तो 20% को 22% कर दिया जाएगा आपके लिए। अगर आपकी उम्र 41 साल है तो 20% को 22% कर दिया जाएगा आपके लिए। अगर आपकी उम्र 42 साल है तो फिर 22% को 24% कर दिया जाएगा। यानी हर एक साल बढ़ने पे परसेंटेज कितने परसेंट बढ़ा दी जाएगी? 2%। अगर आपकी उम्र 43 साल है तो 24% को 26% कर दिया जाएगा। और चलते 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 अगर आपकी उम्र 50 साल है तो मुझे बताएं, अब उम्र मैं बढ़ाऊंगा, परसेंटेज आप बढ़ाइएगा। अगर 44 ईयर्स है तो 45 ईयर्स है तो 30 तक पहुंच गए। 46 ईयर्स है तो 47 है तो 48 है तो दो का बढ़ा रहे हैं ना आप, मैं एक का बढ़ा रहा हूं, मैं उम्र बढ़ा रहा हूं। 49 है तो, और 50 है तो 40%, यानी ये परसेंटेज 40 तक चली जाएगी 20 से बढ़ के। और अगर उम्र 51 है तो 42%। ये बेनिफिट एक अवेलेबल था। सीज लोअर ऑफ में जनरल रूल है 20%, लेकिन अगर उम्र ज्यादा है तो उसके मुताबिक ये बेनिफिट बढ़ता चला जाएगा। तो फर्ज करें एक साहब हैं, उनकी उम्र है 43 इयर्स, तो क्या 20% 20% होगा, या 20% को काट के मैं 26% कर दूंगा? 26%। 20% को काट के मैं 26% कर दूंगा। ये जो 26% है, ये आप जरा मुझे बताइएगा कि ये कौन से वाले कलर के मार्कर से मैं लिख रहा हूं? पर्पल। 26% डन हो गया। लेकिन एक काम और करेंगे आप, एक और चीज से कंपेयर करेंगे, वो होगी 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। अब आपने जरा मुझे असूल बताना है, सारा क्या बनता है। अगर पेपर में 30 जून 19 के बाद का न्यूमेरिकल आया तो ऐसी सूरत में उम्र आपने देखनी नहीं, उम्र ज्यादा है या कम है, इस चक्कर में आपने तसल्ली से एक दफा बात सुननी है। अगर पेपर में 30 जून 19 के बाद का न्यूमेरिकल आया तो आपने एज उस बंदे की देखनी नहीं, रेड वाला रूल लगा देना है। रेड वाला रूल क्या है? एक्चुअल प्रीमियम या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर विच एवर इज लोअर। तीसरी लाइन को भी लिफ्ट नहीं करानी आपने। अगर कब क्या न्यूमेरिकल आया? 2019 के बाद वाला। अगर 2019 से पुराना न्यूमेरिकल आया पेपर में, जो कि आने का चांस नहीं है, और एज हुई 40 साल से कम, एज हुई 40 साल से, तो भी रेड वाला रूल है, प्रीमियम या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर। तीसरी वाली लाइन कोई नहीं है। और अगर पेपर में न्यूमेरिकल आया 30 जून 19 से पुराना और उम्र हुई 40 साल से ज्यादा, तो आपने 3 लाइनें बनानी है। एक लाइन एक्चुअल प्रीमियम, एक लाइन में 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम नहीं, डिपेंडिंग अपॉन एज होगा, और ये एज के पे डिपेंड नहीं करेगा। तीसरी लाइन, ये एक फिक्स अमाउंट है, डेट इज 30%। 30% किसका लेना है? प्रीवियस ईयर के टैक्सेबल इनकम का। तो ये 3 बातें जरा दोबारा बता दें। अगर 30 जून 19 के बाद का न्यूमेरिकल आया तो रूल एक्चुअल प्रीमियम और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, कोई तीसरी लाइन नहीं।
अगर 30/19 से पुराना न्यूमेरिकल आया और एज 40 साल से कम है, एक्चुअल प्रीमियम और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर, कोई तीसरी लाइन नहीं। और अगर 30/19 के पहले वाला न्यूमेरिकल आया और उम्र 40 साल से ज्यादा है, तो एक्चुअल प्रीमियम, दूसरी फिगर एज पर डिपेंड करेगी और तीसरी फिगर फिक्स है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। अब मेरे ख्याल से नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका सवाल करते हैं, उसमें नोट भी हो जाएगा, फिर वो मैं आपको नोट करने दूंगा। पेज 78। हाँ जी भाई, टैक्स क्रेडिट की टैक्स क्रेडिट की परसेंटेज अगर ज्यादा हो जाती है तो ऑब्वियसली सी वाली फिगर बढ़ जाती है। जब सी वाली फिगर बढ़ती है तो ए ओवर बी इंटू सी का जवाब ज्यादा आता है। तो जब ए ओवर बी इंटू सी का जवाब ज्यादा आता है तो टैक्स क्रेडिट ज्यादा आता है। फिर हाँ हाँ, लेकिन एक बड़ी फिगर्स तो आ जाएंगी ना जिसमें से आपने लोअर ऑफ लेना होगा। ओके, चलें जी पढ़ें। मिस्टर अंजा हैज डिस्क्लोज द टैक्सेबल इनकम ऑफ 18 लाख फॉर 2017। 19 का न्यूमेरिकल है या 19 से पुराना? He also informed you that he joined the pension fund at the age of 43 years. उम्र 40 साल से ज्यादा या 40 साल से कम? इसका मतलब है दो वजह जिसकी वजह से मैं नया वाला रूल लगाऊंगा, एक न्यूमेरिकल 2017 के और उम्र 40 साल से ज्यादा है। जब ये दोनों बातें पाई जाएंगी तो फिर नया वाला रूल लगेगा। नया वाला रूल क्या है? 3 लाइनें, 2 लाइनें कंपेयर नहीं करनी, सी में 3 लाइनें कंपेयर करनी है। 2017 में उसने कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करवाई? 4,90,000। ये 4,90,000 इसने किसको जमा करवाए हैं? हुकूमत को जमा करवाए हैं। वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स के तहत ये सालाना कॉन्ट्रीब्यूशन है जो इसने हुकूमत को जमा करवाई है। पिछले साल इसने कितना कमाया था? 9 लाख। इस साल कितना कमाया है? 18 लाख। इस साल कितना कमाया है? 18 लाख। पिछले साल कितना कमाया था? 9 लाख। ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। जी भाईजान बोलें जी, टैक्सेबल इनकम इसकी इस साल की 18 लाख। डबल अंडरलाइन क्लोज। इसका टैक्स तो यार छोड़ दें, ये सोल्यूशन से देख के बता दें, छोड़ें, आप कहां जाके निकालेंगे? 1,60,000। मुझे जो अभी मैं कॉन्सेप्ट कराना चाह रहा हूं उस पर फोकस कराने दें। लेस टैक्स credit under section 63. The formula is A over B into C, where A is A क्या होगा? 1,60,000 एंड बी इज, हो गए अंडे पूरे, इंटू सी। सी इज लोअर ऑफ। नंबर 1, प्रीमियम बताएं कितना है? प्रीमियम 4,90,000। 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, नो 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 26%। 43 साल है ना। 26% टैक्सेबल इनकम। करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर कितनी इनकम है? ओ भाईजान 18 लाख है, क्या हो गया है? खुदा का खौफ करें। 26% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर। अच्छा अच्छा ठीक है। या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ, बोले 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 9 लाख। जवाब दे दें, सर को जवाब देंगे, शर्म नहीं? हाँ जवाब दे दें। 4 लाख 4,60,000 आंडे पूरे। यार इसको ऐसे करना है, बड़ा मजा है। अच्छा आगे 2,70,000। येलो हाइलाइटर धज धज धज। इन तीनों में से कौन सा लोअर है? 2,70,000। चल भाई तीनों लेके चलिए। मुझे कहां लेके जा? ओ खुदा, चुप चलो इधर आओ।
270,000। साथ वाले कैलकुलेटर पकड़ें, ए ओवर बी इंटू सी करें, जल्दी 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 जल्दी, ए ओवर बी इंटू सी इज इक्वल टू का बटन दबाएं, 24,000। कितना टैक्स माफ करना है इसको? 24,000। छा गए आप, छा गए आप। कायदे आज़म होते तो तारीफ करते आपकी। 1,36,000। लामा इकबाल को कोई और शेर ज्यादा देता आपको देख के। चलें जी, नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें। जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें। किताब में जो सोल्यूशन हुआ है उसको रजिस्टर में नोट करें। जल्दी 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 जल्दी। भाई भाई भाई, नोट कर, नोट कर, नोट कर, नोट कर। आप रोजाना पीछे बैठते हो, किसी दिन आगे भी बैठा करो। जल्दी जल्दी नोट करो, नोट करो, नोट। छुट्टी तो नहीं की थी किसी ने कल? वो वली भाई किधर है? और आपने छुट्टी की थी कल, क्यों? आपने भी की थी? आपने भी की थी? वो एक और भी ये भाई बैठते थे तेरे दाढ़ी वाले, किधर गए हैं पठान? उन्होंने भी छुट्टी की हुई है, वो भी नहीं आए ना आज। हद हो गई यार। चार 90 लिखा हुआ यहाँ पे थोड़ा सा उधर हल्का नजर आ रहा है, देख क्या हो। ओके, अच्छा ये जो है ना आपकी अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त चल रही है कि सैटरडे को जो पढ़ाया जाता है, जैसे आज टैक्स क्रेडिट्स है तो ये सफ़ा आप आज याद कर लेंगे, फिर संडे को जो आप पिछला सारा रिवाइज़ करते हैं ना, तो ये अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त है। तो इस पर आपने कायम रहना है इंशाल्लाह। ये बंदे को ना यहाँ से यहाँ लेके जा रही है। तो ऐसे सेक्शन का काफ़ी अरसे से मुझे इंतज़ार था, तो ये ख़बरें जो मिल रही हैं ना कि आप लोग संडे को पूरे हफ्ते का रिवाइज़ करते हैं, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। अच्छा जी, अबू बकर मसला था ना? अच्छा, वापस आ जाएं जी। जिथे दी पंजाबी में ज़बरदस्त मुहावरे बना के चले गए हैं। अच्छा, however, साथ वाले से प्यार से कहें, however, if he joins the pension fund, चलिए मैं दोबारा बोल देता हूं, if he joins the pension fund at the age of 41 साल और above, he shall be allowed additional 2%, आपको 2% ज्यादा मिलेगा फॉर ईच ईयर ऑफ एज एक्सीडिंग 41 साल है तो 22%, 42 साल है तो 24% एंड सो ऑन। लेकिन ये बेनिफिट महदूद मुद्दत के लिए था, अप टू 30 जून 2019। However, total contribution shall not exceed 30% of taxable income of previous year। ये लोअर ऑफ करके नहीं लिखा, जरा आसान इंग्लिश वर्जन थी, बड़ी मुश्किल इंग्लिश इसने लिखी है। However, total will not exceed 30% of taxable income of, तो 30% किसका लेने हैं? प्रीवियस ईयर का। और 2022, 24, 26 वगैरह अगर आ जाए तो किसका लेने हैं? करंट ईयर का। पेज 71,
डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट का मतलब है इंटरेस्ट पेड और डेट का मतलब है हाउस लोन। पढ़ें जी अब। एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल शेल बी एंटाइटल टू अ डिडक्टेबल अलाउंस, ज़कात की तरह से एक चीज माइनस करने की इजाजत है। क्या? शेयर इन रेंट या शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ हाउस। ये बात मैंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ाई थी कि ये बैंक को आप रेंट का शेयर श्योर कोई नहीं देते और बैंक को अपने घर की कीमत बढ़ने की एप्रिसिएशन का कोई वैल्यू नहीं देते, असल में आप बैंक को इंटरेस्ट ही दे रहे होते हैं। तो ये ऐसे धोखे के लिए इसने लिखा हुआ है, तो इस धोखे में नहीं पढ़ना। इस सारे अंडरलाइन किए हुई बात का मतलब है इंटरेस्ट, लेकिन पेपर में इसी तरह लिखना है शेयर ऑफ रेंट दे रहे हैं आप बैंक को या शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ हाउस दे रहे हैं। जिस बैंक से आपने लोन लिया हुआ है घर बनाने के लिए अपना, every individual shall be entitled to a deductible allowance for interest paid in the year on loan received from a scheduled bank, non-banking financial institution, government, local government, provincial government, statutory body, public company listed on a stock exchange in Pakistan। अच्छा जी, ये जो लोग हैं ना, ये हैं लोन प्रोवाइडर। ये कौन है? और ये जो इंडिविजुअल है ना, ये लोन ऑब्टेन कर रहा है। तो लोन मिल किसको रहा है? इंडिविजुअल को मिल किससे रहा है? इन लोगों से, शेड्यूल्ड बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, स्टैट्यूटरी बॉडीज से, पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान से। बार बार इसलिए बोला जा रहा है कि साथ साथ याद हो जाए। तो लोन प्रोवाइडर हैं ये 5-6, और लोन मिल किसको रहा है? इंडिविजुअल को। ओ भाईजान, लोन क्यों दे रहे हैं आप? क्या है? उसके चाचे के पुत्र की शादी है, क्या मसला है, क्यों लोन दे रहे हैं? कहता है मैं बताता हूं। द लोन should be used for the construction of कहते हैं उसने नया घर बनाना है इसलिए लोन दे रहे हैं हम उसे, या एक्विजिशन ऑफ अ हाउस, या उसने नया घर बनाना है या बना बनाया खरीदना है। एक्विजिशन ऑफ अ हाउस। ये कौन सा हाउस होगा? एक्विजिशन ऑफ अ हाउस। भाईजान ये न्यू भी हो सकता है और ओल्ड भी हो सकता है। असल में देखें ना, बनता तो नया ही है लेकिन खरीदा पुराना भी जा सकता है, नया भी जा सकता है। इसलिए इसने यहां पर पहले बुलेट में इसने न्यू लिखा है, दूसरे बुलेट में इसने न्यू नहीं लिखा, क्योंकि खरीद तो आप न्यू भी सकते हैं और ओल्ड भी। क्लियर? डन? ओके। और ये तो पॉइंट 2 पढ़ लिया था, अलाउंस अलाउड शेल बी लोअर ऑफ, न्यूमेरिकल किया था भाईजान इसका। अच्छा, पॉइंट 3 आपकी 2010 की टोटल इनकम है 50 और 2011 की टोटल इनकम है 70। आपने इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन माइनस करने की कोशिश की 52। क्या पूरा माइनस हो सका या नहीं हो सका? कितना माइनस करना चाह रहे थे? ऊपर पड़ा कितनी हुई है इनकम, कितना माइनस नहीं हो सका। अब आपने कोशिश की इस 2 को अगले साल जाकर माइनस करूं, तो आपको पड़ी चपेट कि ये 2 आप अगले साल जाके माइनस। ज़कात में भी यही पड़ा था माय डियर, हर गाय ज़कात में यही पड़ा था कि ज़कात भी अगले साल जाके माइनस नहीं हो सकती। इसको नोट कर लें साथ वाले के रजिस्टर पे। ना पिछले साल भी नहीं हो सकती, और कोई प्रोग्राम है तो वो भी नहीं।
ओके, पढ़ें जी। जा रहे an allowance which is not able to be deducted, कितना? 2 shall not be carried forward to a subsequent tax year। ये अगले साल माइनस नहीं हो सकता है, सही है। ओके चलें जी भाई, बस आज का आखिरी सेक्शन करते हैं 60D, उसके बाद फरहीन वाला न्यूमेरिकल हमने शुरू किया था, उसको हम रिज्यूम करेंगे। भैया ये आपके सिलेबस का आखिरी डिडक्टेबल अलाउंस है 60D। एक ज़कात था डिडक्टेबल अलाउंस, एक इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन है, और ये एक और डिडक्टेबल अलाउंस है ज़कात की तरह। ये भी ज़कात की तरह माइनस करने की इजाज़त है। ये जितने ज़्यादा माशाल्लाह आपके बच्चे होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट यहाँ आपको मिलेगा। द मोर द बच्चे द मोर द बेनिफिट। ओके, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, लेकिन शर्त यह है कि उनको पढ़ाना भी पड़ेगा। तो अगर आप बच्चे पढ़ाएंगे जो अल्लाह की तरफ से मिल रहे हैं आपको, अगर आप उनको पढ़ाएंगे तो इस पे आपको हुकूमत आपसे क्या होगी, खुश होगी। शहबाज शरीफ आपके कंधे पे थपकी देगा, जिगर तू अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, कमाल कर दिया तूने। एवरी इंडिविजुअल, अच्छा बच्चे एओपी के होते हैं? होते हैं। कंपनी के बच्चे होते हैं? पीटीसीएल और यूफो ने शादी कर ली, रॉयल फैन पैदा हुआ तो सुबह सुबह पता नहीं क्या बुलवा रहे हो। तो कंपनीज के बच्चे होते हैं, एओपीज के बच्चे होते हैं, या इंडिविजुअल्स के बच्चे होते हैं? अब ये ना क्लास के बाद आके कहिएगा जानवरों के भी होते हैं, उनको भी डिडक्टेबल, तो वो पढ़ाएंगे तो नहीं ना, पढ़ाने पे है ना। एवरी इंडिविजुअल गाय, इंग्लिश वाला गाय मैं बोल रहा हूं। एवरी इंडिविजुअल गाय इज एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस। हर इंडिविजुअल गाय को डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है। फॉर ट्यूशन फीस पे, ट्यूशन फीस का मतलब ये नहीं कि शाम को जहां अकेडमियों में ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन फीस का मतलब ये है कि सुबह जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी भी ट्यूशन फीस इसमें शामिल है। तो फॉर ट्यूशन फीस पेड इफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल इज लेस देन रुपीज 15 लाख। लेकिन भाईजान सारे लोगों को यह बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे इंजमामुल हक कहता है कि अल्लाह ने मुझे औलाद दी हुई है और मैं साल में 1 करोड़ रुपया कमाता हूं और मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। शहबाज शरीफ कहेगा चुप, बड़ा एहसान कर रहे हैं, आपको ये बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आप साल में 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, आप बहुत अमीर बंदे हो। अमीर बंदों को ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। ये गरीबों को बेनिफिट अवेलेबल है कि भाईजान जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा तालीम, उतना ज्यादा हम आपको फायदा देंगे। तो गरीब लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि हम आपको टैक्स माफ करें, डिडक्टेबल अलाउंस दें। तो एक साहब हैं, वो कहते हैं मिसाल के तौर पे कि जी मैं सरासिफ कहते हैं कि जी मैं साल में 30 लाख कमा रहा हूं। अब सरासिफ अगर साल में 30 लाख कमा रहे हैं तो ऐसी सूरत में 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, तो क्या इनको ये बेनिफिट मिलेगा? इनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे हमारे कॉलेज के अंदर कोई कैशियर है, वो कहता है जी मेरी महीने की तनख्वाह 50,000 है, तो साल की तनख्वाह 6 लाख, 50,000 12 6 लाख, उनको ये बेनिफिट मिलेगा? जी बिल्कुल। हम उन्हें कहेंगे भाईजान जल्दी जल्दी शादी करो, शादी करके अल्लाह आपको औलाद दे, जब अल्लाह आपको औलाद देगा तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट लेने के लिए जल्दी जल्दी। अच्छा जी, तो एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर ट्यूशन फीस पेड इफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज लेस देन 15 लाख। तो ये इंडिविजुअल से क्या मुराद है? बच्चे की इनकम या अम्मी अब्बू की इनकम? हाँ, इंडिविजुअल यानी कि वालिदैन की इनकम की बात हो रही है। द अलाउंस अलाउड शेल बी लोअर ऑफ। अलाउंस अलाउड कैसे माइनस होगा? लोअर ऑफ करके 5% ऑफ 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 टोटल ट्यूशन फीस पेड बाय द इंडिविजुअल इन द ईयर, और 25% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, और एन अमाउंट इक्वल टू कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग रुपीज 60,000 विद द नंबर ऑफ मुन्ने ऑफ द इंडिविजुअल। रशीद, रुखसाना, तैमूर, जल्दी आ जाओ, कितने हो गए? 3 ज़रब 60,000, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मुन्ने 0.3। An allowance which is not able to be deducted shall not be carried forward to subsequent year. An allowance which is not able to be shall not be carried forward to the subsequent year. अच्छा भाई,
डैड ने काला सूट पहना हुआ है, मॉम ने लाल सूट। ये डैड है और ये मॉम है। मॉम कमा रही है 12 लाख, डैड कमा रहे हैं 11 लाख। ज्यादा तो नहीं हो गए सिफर? डैड कमा रहे हैं 11 लाख। अब ज्यादा हो गए, चलें खैर है। आप भी जरा इधर आ जाएं, चलें करीब करीब खड़े हो जाएं। कोई तू भी इधर आ, इधर हो जाओ। अच्छा, कितने हो गए माशाल्लाह? एक दो तीन चार पाँच छः आठ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इनकी जो ट्यूशन फीस है वो मॉम की इनकम में से माइनस करें या डैडी की इनकम में से माइनस करें? तुसी मेरे वाला आ जाओ ते तुसी अब्बू वाल टुर जाओ। नहीं, ये चक्कर नहीं रखा हुआ। तो या मॉम की इनकम में से माइनस करेंगे या डैड की इनकम में से माइनस करेंगे, ये सवाल है। तो अब लॉ मेकर को इसका हल पेश करना चाहिए था, लेकिन लॉ मेकर ने इसका हल पेश नहीं किया, बल्कि उसने अम्मी अब्बू के दरमियान लड़ाई डलवा दी। वो कहते हैं ईदर ऑफ द पेरेंट जो मर्जी माइनस कर ले, कोई मसला नहीं, अब लड़ो, अब लड़ाई करो। अब अम्मी अब्बू लड़ रहे होंगे, अब वो कह रहे होंगे पुत्र बच्चों इधर आओ, इधर से हम माइनस करेंगे ट्यूशन फीस। अम्मी कहेंगी बेटा खाना तो मैं बना के देती हूँ, इधर आओ, इधर से ट्यूशन फीस माइनस करेंगे। तो लॉ मेकर कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी माइनस कर ले मेरी तरफ से। ये नहीं करना आपने कि 4 इधर ले जाएं 4 उधर ले जाएं। अलाउंस शेल बी अलाउड टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स। अलाउंस माइनस होगा ईदर ऑफ द पेरेंट, दोनों में से जो मर्जी माइनस कर ले। बोथ ने नहीं माइनस कर लेना कि 8 मेरे थे 8 तेरे, नहीं, ये नहीं लुट मची हुई। तो ऑन फर्निशिंग नेशनल टैक्स नंबर और नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि जिस तालीमी इदारे बीकन हाउस के अंदर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस तालीमी इदारे का नेशनल टैक्स नंबर कमिश्नर को बताएं, और अगर नेशनल टैक्स नंबर वो स्कूल वाले आपको नहीं बता रहे तो फिर उस इदारे का नाम बस कमिश्नर को बता दें कि किस इदारे में हमने अपने बच्चों को डाला हुआ है। क्लियर? तो शर्त एक है, इदारे का नेशनल टैक्स नंबर आपको बताना पड़ेगा या इदारे का नाम बताना पड़ेगा, जहां 8 हो जाते हैं। क्लियर? चलें जी, इस फैमिली को अब ज़रा थोड़ा सा रेस्ट करवाएं, साइड पे हम अपनी बातें करें। पॉइंट 5 इंशाल्लाह कल जब आप तैयार होके आएंगे ना तो अब पढ़ेंगे। बस ठीक है, ओवर। अच्छा, अब हाँ, मॉम और डैड में से नहीं करना, बोलो मॉम और डैड की इनकम में से। चलो आगे आप बात करो। नहीं, अच्छा जी, अब मोहतरम मुझे ये बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि अच्छा इसका एक न्यूमेरिकल करें, बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है ना आपके दिमाग पे, इसका एक न्यूमेरिकल करें। क्वेश्चन नंबर 10 निकालें जरा पास पेपर का। क्वेश्चन नंबर 9 पेज 79, जल्दी कर दें, जल्दी जल्दी जल्दी। कैलकुलेटर निकालें, हाइब्रिड वाले कैलकुलेटर जरा सामने रखें, नीचे करके नहीं, ऊपर करके रखें, जरा मुझे नजर आए कैलकुलेटर है आपके हाथों में। चलें शुरू करें जी, ऑन का बटन दबाएं। जल्दी जल्दी जल्दी, ऑनलाइन वाले भी बैठ जाएं, कैलकुलेटर ढूंढें, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी जल्दी, क्वेश्चन 9, 30 सेकंड लेफ्ट।
ओके, हो गया? कितने लोगों ने कर लिया? क्या कर रहे हैं बाकी लोग? हद हो गई है। बस किसी तरह आप रोजाना आ जाए ना तो यही बड़ा कमाल है। जमाल तो बात की बात है। कितने लोगों के दिल के अंदर जाके ये बात लगती है। ओके, हो गया मोहतरम? कमाल कर दी है ना आपने तो। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस दैट अ रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंसेस। डिडक्टेबल अलाउंस निकालने, टैक्स ना निकालने बैठ जाइएगा। डिडक्टेबल अलाउंस निकालना है लोअर ऑफ करके। अगर उसकी टैक्सेबल इनकम ये आ रही है तो अच्छा, पहली चीज जी बोलें, पहली चीज क्या है? 5% ऑफ ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस, अच्छा मुझे बताएं, एक महीने की तनख्वाह जो है, सॉरी एक महीने की फीस बच्चे की कितनी है? 6,000। एक महीने की फीस कितनी है भाईजान? 6,000। मंथली फीस, साल में कितने महीने पड़े होंगे? 12 महीने। और कितने बच्चे पड़े होंगे? 3 चिल्ड्रन। इसका 5% बता दें। 10,000। कौन जालिम बच्चे भूल गया था 3 से मल्टीप्लाई करना? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं उनके। कौन 12 से मल्टीप्लाई करना भूल गया था? 12 से भाईजान जी 6,000 साल की फीस है। ये स्कूल है, स्कूली है? खुदा का खौफ नहीं है। 6,000 महीने की फीस है। अच्छा, जरा 12 कर देंगे तो साल की फीस आ जाएगी। कितने बच्चों की? 3 की। खुदा का खौफ करें, 6,000 को 12 से जरब देंगे 3 बच्चों की फीस आएगी। क्या हो गया है? 6,000 को 12 से जरब देंगे कितने बच्चों की फीस आएगी? एक बच्चे की। कितने अरसे की? 1 साल की। लेकिन हमारे माशाल्लाह, सॉरी, इस बंदे के कितने हैं? 3। तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने बच्चों की फीस आएगी? 3 की। अब 3 बच्चों की फीस आ गई, इससे किससे मल्टीप्लाई करना है? 5% तो लॉ ने दिया हुआ ना। और दूसरी चीज ये सबने निकाल लिया होगा और बड़े खुश हो रहे हैं। बड़ा कमा, नहीं अच्छे बच्चे हैं जी। आगे पूरा 2 लाख या रशीद, रुखसंदा इधर आओ जल्दी, तैमूर, पूरे हो गए 3। 1,80,000 लोअर। तो डिडक्टेबल अलाउंस है 10,800। तीनों में से लोअर माइनस करना है। क्या 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 गलतियां की थी? क्या क्या गलतियां की थी? बच्चे नहीं मल्टीप्लाई किए थे। और नीचे बच्चे नहीं मल्टीप्लाई किए थे या ऊपर नहीं मल्टीप्लाई किए थे? ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किए थे। चलें जी, आ जाए वो फरहीन बाजी वाला न्यूमेरिकल। उठ जाए भाईजान, जल्दी जल्दी अटेंटिव हो जाए सारे, जरा खड़े होकर बैठे। खड़े हो जाओ, 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 खड़े हो जाओ। हाइब्रिड वाले खड़े हो जाए, 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 खड़े हो जाए। चलें जी, रजिस्टर निकालें, बॉल पॉइंट, कैलकुलेटर लब पे आती है। हो जाए, चलो शुरू कर दो। मैंने तो नहीं मना किया। शुरू करो, आप शुरू करो। यू विल स्टार्ट, आई विल फॉलो। करें, पूरा करें जल्दी, मैं सवाल ढूंढ लूँ इतनी देर।
90% बच्चों को नहीं आता, बैठ जाए, इनको तो अलिफ भी नहीं आती पूरी। पेज नंबर कौन सा है? 403। फरहीन इज रेजिडेंट फाइलर एंड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर 2020। शी ओन्स अ बैंगलो सिचुएटेड इन मुल्तान, जहां पे विच वॉज गिवन ऑन रेंट टू अब्बास अंडर रेंट एग्रीमेंट ऑफ 4 years विच एक्सपायर्ड ऑन 31 मार्च 2020। रेंट एग्रीमेंट कब एक्सपायर हुआ था? 31 मार्च 20 को। तो मुझे बताएं, अगर रेंट एग्रीमेंट 31 मार्च 20 को एक्सपायर हुआ था तो फिर शुरू कब हुआ होगा? 31 मार्च 16 को। एक्सेलेंट। अगर 31 मार्च 20 को रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ था तो शुरू कब हुआ होगा? 31 मार्च 16 को। ऐसा क्यों है कि येलो लाइन 4 साल किराएदार रहा है लेकिन 5 सालों पे स्प्रेड नजर आ रही है आपको? क्योंकि साल के शुरू में नहीं आया ना। अगर इस साल के शुरू में एग्जैक्ट आ जाता तो फिर तो बात ठीक होती, लेकिन अभी क्या है, 4 साल कैसे पूरे होंगे? 3 महीने इस साल के, साल साल साल, और 9 महीने इस साल के। इस तरह पुराना किराएदार कितने महीने रहा? 4 साल। तो ये पुराने किराएदार का येलो से मैंने आपको शो कर दिया है स्टे। किस किराएदार का? पुराने किराएदार का। डन जी। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किराया कितना है? ये जाना है इनकम फ्रॉम, और ये इनकम फ्रॉम, और ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। ऑन एक्सपायरी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, जब रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ किस दिन? 31 मार्च 2020 को। फरहीन ने पुराने को 25 लाख वापस कर दिया और रेंट पे उसी दिन दे दिया नए किराएदार जफर को ऑन द सेम टर्म्स, ऑन द सेम टर्म्स। यानी 25 लाख भी उससे लिया, 1,75,000 भी लिया करेगी किराया, सिक्योरिटी गार्ड की मद में भी उससे 50,000 लिया करेगी, और फरहीन ने पे किया 40,000 सिक्योरिटी गार्ड्स को। डन। तो इनको हम प्रॉपर्टी कल मैंने निकाल ली थी, दोबारा आपको जरा दिखा देता हूं क्योंकि कुछ चेहरों के ऊपर परेशानी नजर आ रही थी। वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैच इट। ओके, बताएं जी। रेंट 1,75,000 पुराने किराएदार से कितने महीने? 9 महीने। और 1,75,000 ज़रब 3 मंथ्स नए किराएदार से, टोटल कितना आ गया? 21 लाख। चलें जल्दी जल्दी नोट करें फिर मैं आगे चलूं। ओके, 1,75,000 को ले लिया। अब अगला क्या है? 50,000। किसकी सैलरी? सिक्योरिटी गार्ड की। ये कहां जाएगी? वर्किंग 2, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ग्रॉस 50,000 डायरेक्ट जरा 12 कर देना, छोड़े हम 9 और 3 क्या अलग अलग कर रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस पुराने किराएदार को भी दी हुई थी और सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस नए किराएदार को भी दी हुई है। तो सिक्योरिटी गार्ड को जो तनख्वाह दे रहे हैं वो तो खोया होगा। मैं इस वक्त पाए की बात कर रहा हूं। तो पाया कितना? 50,000 ज़रब 12 कितना? 6 लाख। क्लियर? तो ये अभी तक पाया की बात हो रही है, खोए की बात नहीं हो रही जी। सिक्योरिटी गार्ड एक ही है और इन्होंने गार्ड्स लिखे हुए हैं।
सिक्योरिटी गार्ड्स सैलरी लिखा हुआ है, ये एक से ज्यादा नहीं है, ये गार्ड्स अपॉस्ट्रोफी वाला है, ये प्लूरल वाला नहीं है। ओके, लग रहा है ना मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हूं। अच्छा जी आगे चलें। अगला सवाल जी मोहतरम ये आ रहा है कि नॉन एडजस्टेबल एडवांस नए से कितना आया, सेम टर्म्स 25 लाख, और पुराने को वापस कितना किया 25 लाख। अब मुझे बता दें ये जो हमारा साल है, अभी सबने अटेंटिव होना है जरा, ये जो हमारा साल है, इस साल का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है मैंने 20 का। 20 के अंदर 2020 में मुझे बताएं कौन सा वाला सिनेरियो लगाऊं। अगर सेक्शन 16 मैंने कहा था कल घर जाके रिवाइज कीजिएगा, सेक्शन 16 में 3 सिनेरियोस थे। पहला सिनेरियो था 16 के 1 का आ रहा था एक बंदा, दूसरा सिनेरियो था जा रहा था और नया नहीं आ रहा था, और तीसरा सिनेरियो था जा रहा था और नया आ रहा था। आप बता दें 16 का 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, 16 का 3 लगेगा, जहां पुराना जा रहा है और नया आ रहा है। अब आपने नए की अमाउंट पकड़नी है और पुराने की सारी वापस नहीं करनी, पुराने की वो वापस करनी है जो ऑलरेडी टैक्स्ड है। तो अब मैं नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, अच्छा मेरे पास ना इधर जगह नहीं है तो मैं इसके लिए वर्किंग 3 कर रहा हूं, जरा खुली खुली करके। वर्किंग 3 नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, इसमें सेक्शन 16 का 3 लगेगा, नया आर है, सेम टर्म्स का मतलब है वो भी 25 लाख लार है। इसमें से पुराने का 25 लाख माइनस नहीं करना, इसमें से आपने ऑलरेडी टैक्स माइनस करने। नया किस साल ला रहा है, 20 में ला रहा है, 19 में ला रहा है, 20 में ला रहा है। इसमें से पुराने का माइनस करना है। पुराना 25 लाख कब लाया था, इधर देखें जरा, 16 में, तो 1/10 इधर हुआ होगा। यहां मंथ बेस पे पोर्शन नहीं होता, यानी 3/12 इस किस्म का कोई चक्कर नहीं है, पूरा 25 लाख डिवाइड बाय 10। तो पुराने का 25 लाख इधर 1/10 करके इनकम में डाला होगा, पुराने का 25 लाख इधर भी इनकम में डाला होगा, पुराने का 25 लाख इधर भी इनकम में डाला होगा 1/10 करके, पुराने का 25 लाख इधर भी 1/10 करके इनकम में डाला होगा। पुराने का 25 लाख कितनी दफा इनकम में डाला, 4 दफा, 16 में, 17 में, 18 में और 19 में। ऑलरेडी टैक्स्ड 16 में कितना हुआ होगा, 25 लाख या 2.5 लाख, 2.5 लाख। ऑलरेडी टैक्स 17 में कितना हुआ होगा, 2.5 लाख। ऑलरेडी टैक्स 18 में 2.5 लाख। ऑलरेडी टैक्स 19 में 2.5 लाख। मुझे अभी तक याद है वो जो सवाल कराया था मैंने आपको क्लास में, उसमें नया ला रहा था 9 लाख और पुराने को 6 लाख वापस करे थे, लेकिन हमने 9 लाख में से 6 लाख माइनस नहीं किया था। 9 लाख में से हमने 60,000 और 60,000 1,20,000 माइनस किया था। तो नया कब लाया, पुराने का कितने साल तक इनकम में जा चुका है। तो 25 लाख में से अगर 10 लाख माइनस करें, ये 10 लाख ही बना है ना, 25 लाख में 10 लाख माइनस करें तो क्या जवाब आया, 15 लाख। 15 लाख को इनकम में डालने या इसको भी आगे 10 से डिवाइड करने हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा। तो ये इस फिगर को मैंने यहां लिखना था 1,50,000। अब नोट कर लें, पूरा व्हाइट बोर्ड कवर करो। थोड़ा सा ना ऊंची बोलो। अगर ऑल टेनेंट और, हाँ फिर भी कर लें,
वो जितने मर्जी अरसे का हो, बस आपने जितना हमारे साल की इनकम में बनना है वो डालना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना इस साल जो हमारा रेंट बनता है वो इनकम में डालेंगे, जितने महीने घर किराए पर आप। ये सवाल मैंने करवाने हैं, इसलिए मैं आपका सवाल रिपीट नहीं कर रहा सबके सामने। अच्छा जी, क्लियर। अगली बात, ये हो गया नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। एनी क्वेश्चन? इसमें अब आपकी कोई राय है तो पूछ लें। कल जो थोड़ी सी परेशानी आई थी शक्लों पे, वो अगर परेशानी सही हो गई तो हाथ खड़ा करके बता दें जरा, तो कल जाते जाते शक्लों में परेशानी आ गई थी। क्लियर हो गया? एंड इट वाज सो इजी, आई डोंट नो व्हाई यू वर वरीड, यू पीपल गॉट वरीड, सो आई वेंट होम, आई वाज वरीड। ओके, चलें जी आगे। अच्छा, अदर सोर्स के चैप्टर में ना एक चीज़ आपको बतानी है, एक लाइन की, मुझे एंड पे याद कराइएगा। कौन याद कराएगा? अच्छा ठीक है, बाकी ना कराइएगा। 25 लाख हो गया ओवर। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को कितनी तनख्वाह दे रहे हैं? 40,000 दे रही है 40,000 लेस खर्चा। सिक्योरिटी गार्ड को कितनी तनख्वाह? 40,000। कितने महीने? 4,80,000। जवाब क्या आ गया? 1,20,000। चलें जी आगे, अगली एडजस्टमेंट की तरफ चलें। ये था जी कल वाला पॉइंट। अब नया पॉइंट पढ़ते हैं आज, पॉइंट 2। शी ओन्स अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन कराची। कराची में उसका एक रिहायशी प्लॉट है। यकम मार्च 2020 को उसने सोचा कि प्लॉट को महरीन को बेच दे 22 लाख का। भाईजान इधर आ जाएं। शी ओन्स अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन कराची। यकम मार्च 20 को उसने सोचा कि मैं प्लॉट बेच दूं महरीन बाजी को 22 लाख का, और उसने प्लॉट की मट्टी के इतने फजाइल सुनाए कि वो तैयार हो गई कि 22 लाख में मैं ये प्लॉट खरीद लूंगी, और उसने 1,76,000 एडवांस जमा करवा दिया। यकम जून 20 को ये पैसे छुड़वा लिए गए और अब प्लॉट की परचेज का रिफ्यूजल हो गई है और अब प्लॉट परचेज नहीं किया जाना। तो बता दें भाईजान, ये प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर जो है वो हमने सबसे पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर? पहले सफ़े पे कौन सी लफ्ज़ पढ़ा था? फॉरफिटेड डिपॉजिट। इसको इनकम में ऐड कर देंगे। तो पूरा 22 लाख डालें या 22 लाख में से जो एडवांस आया था जो माफ कराया गया, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दें और प्रॉपर्टी में, इनकम प्रॉपर्टी में फॉरफिटेड डिपॉजिट। प्लॉट का है या घर का है? प्लॉट का। कितना? 1 लाख। मैं रिपेयर अलाउंस माइनस करूंगा एक दफा, मुझे पूरा न्यूमेरिकल पहले कर लेने दे। 1,76,000। आज वाला टेस्ट दे के जाने, देख के जाने? देख के जाने, दे के जाने। मेहरबानी। चलें जी वापस आ जाएं। On यकम दिसंबर 2017 she had acquired a furnished office on a monthly rent of 5,000। उसने एक दफ्तर लिया है 5,000 किराए पे। आगे ना पढ़े। असूली तौर पे ये होना चाहिए कि दफ्तर अगर किराए पे लिए तो दफ्तर के अंदर कोई काम शुरू करे, कोई ऑफिस बनाए, कोई सर्विसेज दे, लॉ सर्विसेज, कोई मैरिज ब्यूरो खोलनी होगी फरीन बाजी ने, कुछ भी जो भी करना करे, दफ्तर में कोई ना कोई कारोबार होना चाहिए। दफ्तर कारोबार के लिए है, ऐसे ही लोग दफ्तर किराए पे नहीं ले लेते। तो उसने कोई दफ्तर किराए पे लिया, असूली तौर पे वहां उसने कोई कारोबार करना चाहिए था, लेकिन कहानी कुछ और है आगे। अपने इस्तेमाल के लिए उसने दफ्तर लिया था, लेकिन हुआ क्या था, उसने पे किया था एक नॉन रिफंडेबल 20 लाख रुपया पुराने किराएदार को कि तुम ऑफिस छोड़ो। असल में गई होगी पुराने किराएदार के पास, पुराने किराएदार को कहा होगा मैं फरहीन। उसने कहा फिर क्या? उन्होंने कहा निकल इधर से। उन्होंने कहा क्यों? इसने कहा 20 लाख पकड़ो, मैं जा रहा हूं। तो पुराने किराएदार को छुड़वाया। पुराना किराएदार कब्जा छोड़ नहीं रहा था। आपको पता है लोग कब्जा करके बैठ जाते हैं जगह पे, तो पुराना किराएदार जा नहीं रहा था। पुराने किराएदार को इसने 20 लाख दिया। ये तो बात है 2017 की।
ये तो बात है 2017 की, हम 20 में खड़े हैं। शी रिसीव्ड 24 लाख फ्रॉम शहरोज टू वेकेट द ऑफिस। शहरोज साहब आए और शहरोज साहब ने कहा फरीन बाजी निकले इधर से, ने कहा नहीं निकलती। शहरोज ने कहा 24 लाख पकड़े, ने कहा जा रही हूं। विच शी एक्सेप्टेड एंड रिसीव्ड द अमाउंट इन ओवर ईयर, और उसने वो पैसे एक्सेप्ट कर लिए। तो भाईजान मैंने आपको बड़े वाज़े अल्फाज में कहा था, इससे ज्यादा वाज़े अल्फाज में मैं कह नहीं सकता था कि ये जो वेकेट का लफ्ज है ना, यहां से आपको पता चला करेगा। वेकेट होता है कब्जा छुड़वाना, और अगर आपका अल्लाह भला करे और आपके साथ वाले का स्पेशली, अगर आपने जो है वो ये डायग्राम बनाई हुई है ना, तो फिर तो आपके मसले हल हैं फरहीन वाले न्यूमेरिकल के, वरना आपके मसले नहीं है, मसाइल हैं। फिर मैंने कहा था प्रॉपर्टी को किराए पे देना, इनकम प्रॉपर्टी, ये आप लोगों को ही पढ़ाया हुआ है, मैं होम ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा टैक्स की घर में। ये घर किराए पे देना भी इनकम प्रॉपर्टी है, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट भी इनकम प्रॉपर्टी है, फोरफिटेड डिपॉजिट भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। घर बेचना कैपिटल गेन है। और मैंने वेकेटिंग पोजेशन का लफ्ज बोला था कि पेपर में आएगा, यहां से आपको पता चला करेगा। तो कब्जा छुड़वाना प्रॉपर्टी का, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ये डायग्राम कितने लोगों को याद है? अच्छा, अगली बात, इसमें फिर पूरी तफसीलन बात हुई थी भाईजान, बहुत पुराना किराएदार नया, और ये सारी बात हुई थी। और फॉर्मूला हमारा बना था इनफ्लो माइनस आउटफ्लो डिवाइडेड बाय 10। ये सारा आप लोगों की क्लास के अंदर ही आकर ड्रामे की, सॉरी, हाँ जी, ले खींच लें तस्वीर। तो बताएं जी, कब्जा छुड़वाने का, प्रॉपर्टी का कब्जा छुड़वाना किस साइड में जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो मुझे कैसे पता चला पुराने किराएदार से कब्जा छुड़वाया जा रहा है और नया किराएदार आके इससे कब्जा छुड़वा रहा है? विकेटिंग का लफ्ज बार बार लिखा हुआ है। तो अब मुझे बता दें पाया कितना है और खोया कितना है? 20 लाख। इस 5,000 की मैं बाद में बात करता हूं। पाया कितना है नए से? 24 लाख। आज फरहीन को यह दफ्तर छोड़ना पड़ा है, लेकिन कल कराम को इसने भी तो किसी से छुड़वाया होगा, हिस्ट्री ने रिपीट किया है अपने आप को। तो 24 लाख इसको आज मिले हैं, 20 लाख इसने पहले किसी को दिए थे। अच्छा, तो 24 लाख माइनस 20 लाख डिवाइडेड बाय 10। यार नहीं यार, तो परेशान हो गया तेरे साथ ये करना था। अच्छा जी, ये कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। क्या लिखूं फरहीन? हाथ दो भी। और भाईजान क्या लिखना है इधर? वेकेटिंग द पोजेशन, अमाउंट रिसीव्ड फॉर वेकेटिंग पोजेशन, अमाउंट रिसीव्ड फॉर वेकेटिंग पोजेशन। जी कितनी? 24 लाख। पाया 20 लाख, खोया डिवाइडेड बाय 10। 40 लाख। किस साइड में जाएगा इनकम फ्रॉम? अदर सोर्स में। क्लियर? Should I move next? Thank you. You people have allowed me. अच्छा मुझे ये बताएं, इस 5,000 का क्या करना है? नहीं ये इनकम तो नहीं है यार, बढ़ा दो भी। पे कर रही होगी ना किराया। शी हैड एक्वायर्ड ऑफिस ऑन रेंट, तो पे कर रही होगी ये किराया। असल में ना इस 5,000 को इग्नोर करेंगे, क्योंकि ना ऑफिस में फिर जो बिजनेस वगैरह कर रही है या जो भी काम कर रही है वो सवाल वाले ने हमें बताया नहीं। तो सवाल वाला अगर हमें बताता ना कि उसने क्या किया है और किस हेड में फिर ये 5,000 इस्तेमाल किए, फिर तो शायद कोई तुक बनती इसकी। लेकिन अभी जो है इसका तुक मलंगा ही बन सकता है, तुक शुक इसकी कोई नहीं बन रही। तो इसको यहाँ से फारिग कर दें। अब 5,000 पर्सनल एक्सपेंडिचर के जो भी कह दो, बहरहाल किसी हेड में खर्चे के तौर पे माइनस नहीं कर सकते अब हम। हाँ, और अगर सवाल बता देता कि ये किराया दे के वो इसने उधर ब्यूटी सैलून खोला हुआ है, तो फिर वो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाती और इसमें से ये खर्चा हम रेंट का माइनस कर देते। बहरहाल ये बातें तफसील से बिजनेस के चैप्टर में आएंगी, लेकिन लिख लें ये खर्चा करके कोई इनकम गिवन नहीं है, इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। इस खर्चे की मद में कोई इनकम गिवन नहीं है, इस खर्चे के लिए कोई इनकम गिवन नहीं है। अच्छा मेरे साथ साथ रहा करें, मैं कुछ और कर रहा होता हूँ, आप लोग कुछ और कर रहे होते हैं, फिर वो
इमाम साहब सजदे में पहुंचे होते हैं, मुक्तदी अभी खड़ा होता है, बाद में उसने रुकू करना होता है, फिर मसला हो जाता है फिर। ओके वाज़े असरात नजर आने चाहिए साथ वाले की जिंदगी पे रमजान के बाद, बहुत अच्छा बच्चा बन जाए। पॉइंट 4, ऑन 1 अक्टूबर 2019, देख रहे हैं सर इधर, मेहरबानी, शी इनहेरिटेड अ फैक्ट्री विद प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम हर अब्बू एंड लेट इट आउट ऑन 1 दिसंबर एट अ मंथली रेंटल ऑफ 5 लाख। अब्बू से मिली किस दिन? फरहीन नहीं, अब्बू से किस दिन मिलने गई? प्रॉपर्टी किस दिन मिली अब्बू से? 1 अक्टूबर को। आगे किराए पे किस दिन दे दी? 1 दिसंबर को। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है या किताब में सिर्फ पढ़ा हुआ है? अगर आपने पढ़ा होता, ये किताब में पढ़ा हुआ, तो पॉइंट एफ दूसरे सफे पे था, बिल्डिंग का प्लांट है मशीनरी के साथ किराए पे देना किस हेड में जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो पकड़ें जी इसको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। किसी ने टाइम निकाल के आए, टाइम की कैद ना हो, कि चैप्टर 19 हम खोलें, न्यूमेरिकल शुरू करें। आप लोग टाइम की कैद के साथ आते हैं, अजीब लोग हैं। चले आए, वो हम देखेंगे, उसकी डेप्रिसिएशंस वगैरह कुछ चीजें हैं, वो भी कुछ आने वाले और न्यूमेरिकल्स में हम करेंगे। जी मोहतरम बोलें, रेंट कौन सा? फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी है। रेंट फ्रॉम फैक्ट्री कितना? 5 लाख। 5 लाख को 1 अक्टूबर के महीने से मल्टीप्लाई करना शुरू करूं या जब से किराए पे दिया? हमारा किराया कब से आना शुरू होगा? 1 दिसंबर 19 को। और हमारा ईयर एंड कब होगा? 30 जून 20 को। तो 1 दिसंबर 19 से 30 जून 20 तक महीने गिने। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने घर किराए पे रहा? 7 महीने। 1 अक्टूबर से क्यों नहीं गिन रहा? उस दिन तो अब्बू ने उसको दिया है घर, तो किराया कब से मिलना शुरू हुआ होगा? जब से अब्बू ने घर दिया या जब से उसने आगे किराए पे दिया? तो मल्टीप्लाई बाय 50,000 पर मंथ है या साल का किराया है? 5 लाख पर मंथ है या साल का किराया है? पर मंथ। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7, सर 35 लाख। ओके, ऑन 15 नवंबर 2019, अपने फ्रीन को कहा बस कर दे यार, वो तो चल नहीं, आखिरी एडजस्टमेंट। ऑन 15 नवंबर 2019 शी रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 1,80,000। उसे इनकम टैक्स रिफंड कितना मिला जी? 1 लाख। इधर देखो, उसे इनकम टैक्स रिफंड कितना मिला है बाजी को? 1,80,000। ये जो 1,80,000 इसको मिला है, ये इसको रिफंड मिला है टैक्स का। 2017 का कोई टैक्स इसने ज्यादा दे दिया हुआ था, इसे हुकूमत ने रिफंड किया है। इसमें 30,000 रुपए मलाई पड़ी है दूध में, बीइंग एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। इस कबाब में केचप कितनी पड़ी है? 30,000। इस पिज्जे के अंदर एक्स्ट्रा टॉपिंग कितनी है? 30,000। 1,80,000 में ऊपर के कितने हैं? पूरे 1,80,000 को इनकम में डालना है या उसमें पड़े हुए 30 को इनकम में डालना है? उसमें पड़े हुए 30 को इनकम में डालना है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको पढ़ा देता हूं। पहला सफा था अदर सोर्स के चैप्टर का, जिस दिन आपने सोचा था कि अदर सोर्स का चैप्टर तो साथ साथ करेंगे, उस दिन मैंने ये पढ़ाया था कि आपको टोटल 8.4 मिलियन मिला था, तो मैंने कहा था उसमें पड़े हुए 0.4 को इनकम में डालना है, ना कि पूरे 8.4 को। तो एडिशनल पेमेंट को इनकम में डालना है या पूरी अमाउंट को? एडिशनल पेमेंट को। कम से कम ये सवाल पढ़ के आपको ये तो रियलाइज हो गया कि मुझे साथ साथ पढ़ना चाहिए था, और अल्लाह का शुक्र है पढ़ भी रहा हूं। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एडिशनल पेमेंट डिलेड रिफंड में कितनी? 30,000। बाकी तो आपको अपने ही पैसे वापस मिल रहे हैं ना। लेस रिपेयर अलाउंस,
इनका हम प्रॉपर्टी में अच्छा जी, रिपेयर अलाउंस के लिए आप आए। इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे भी लगता है भूल गया, नहीं याद है। ये मैंने कहा था किराया और फॉरफिटेड डिपॉजिट प्लॉट वाले पे रिपेयर अलाउंस नहीं लेना, याद आ रहा है? और बहरिया टाउन का एक प्लॉट और एक घर दिखाया था आपको डायग्राम में, तो किराया लैंड का है या प्लॉट जिसे आप कहते हैं, या फॉरफिटेड डिपॉजिट प्लॉट का है, उस पर रिपेयर अलाउंस नहीं लेना। बाकी तो सारी फिगर्स पे नॉन एडजस्टेबल अमाउंट और रेंट और इन पे रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट करना है। तो ये प्लॉट के फॉरफिटेड डिपॉजिट पे रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट करेंगे नहीं करेंगे? तो बाकियों पे कर लें। 21 लाख जमा 1,50,000 इंटू 1/5। अच्छा मुझे बताएंगे न्यूमेरिकल आधा कितने लोगों से हो जाना था अगर मैं ना भी डिस्कस करता? आधा 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 हो जाना था यार। तो आईकैप के लेवल पे आप अभी पहुंच गए हैं, तो जो आखिर में आपको जुलाई में छुट्टियां मिल अगस्त में जुलाई में छुट्टियां मिलनी है अगस्त में, तो उसका क्या बनेगा आपका अगस्त में? सॉरी, तो लेवल हो जाएगा आपका। तो यानी अभी आप आधा कर सकते थे ये, अगर मैं ना भी कराता तो खीर होगी यार वैसे। जी बोले कितना? 4 लाख। कहने का मतलब ये था कि अगर एक दो कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आईकैप आपसे आधा सही होना एक्सपेक्ट करता है। 4 लाख भाईजान निकल चुके हैं। सर 19 स्टूडेंट सर 3690 तीन अंडे भी पाओ ना एंड चे। अब न्यूमेरिकल का फेस मैं नहीं बना रहा, फेस में आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, प्रॉपर्टी को और अदर सोर्स। तो न्यूमेरिकल का क्या बन जाएगा? फेस बन जाएगा। यार ये बड़ा जबरदस्त काम आप करें जो संडे को रिवाइज करें ना पूरे हफ्ते का। ये अब नरगिस ने अपनी बेहूरी पे रोना छोड़ दिया है। नाउ शी इज वेरी हैप्पी। ये नरगिस से क्या मुराद है वैसे शायर की? यहां पे सूरज मुराद है क्या? नरगिस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया शायर ने? अपनी तरफ से शेर बना के लिखाते थे, आपको क्या पता शेरों का? शायर ने क्या खूब कर नीचे शेर लिखे होते थे आपने। अच्छा अदर सोर्स के चैप्टर में मैंने आने को कहा था, 4-5 बच्चों ने बताया नहीं, इसलिए मुझे याद रहा है। अदर सोर्स के चैप्टर में हमारा पॉइंट एल रहता था। वो किताबें आपने बंद कर दी हुई हैं, तो बूथा शरीफ ऊपर रख लें, चेहरा शरीफ हसीन चेहरा अपना ऊपर करें। पॉइंट एल हमारा रहता था, उसमें मैंने ये आपको बताया था कि टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर के बाद बताऊंगा। तो भाईजान जब तक वो पेंशन के पैसे जमा कराता रहेगा वॉलंटरी पेंशन सिस्टम वाले, तब तक उसे पैसे जमा कराने पे टैक्स माफ होता रहेगा। और जब पेंशन के पैसे वॉलंटरी पेंशन से मिलना शुरू हो जाएंगे, ये पेज था 244, तो ये कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम। लेकिन ऑब्वियसली यार इसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वही इनकम में ऐड होगा। मिसाल के तौर पे आपने पेंशन के लाख 3 लाख जमा कराए, अब आपको फर्ज करें 3,20,000 पैसे मिले, तो उसमें कितना इंटरेस्ट होगा? 20,000। तो पेंशन के पैसे जमा करवाने पे टैक्स माफ होगा, और आगे बोलें मिलने पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। तो ये जो पैसे मिल रहे हैं जहां पे, ये वो वॉलंटरी पेंशन वाले पैसे हैं। ठीक है, ओवर।